वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, टू द पॉइंट आते हैं। क्लास 4 है आज, बंगाल नवाब व कंपनी। तो हमारा आधुनिक भारत के इतिहास का आज चौथा क्लास है। तो चलते हैं इस क्लास की तरफ। बंगाल को देखते हैं। पहले बंगाल का एक मैप बना लेते हैं। जिस बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ इस मैप से आपको क्लियर पता चल जाएगी। यानी ये सब बंगाल का पार्ट है, यानी बांग्लादेश जो भी है, पूर्व की बंगाल की बात हो रही है। जो पहले बंगाल था उसका पूरा नाम बंगाल था, और किस नाम से बंगाल, क्योंकि वो कल्चर बंगाली, लैंग्वेज बंगाली के आधार पर हम देखते हैं। ये पहला एक बहुत बड़ा बंगाल क्यों महत्वपूर्ण था कंपनी के लिए। एक तो सबसे समृद्ध प्रांत था बाकी सबसे, और लगभग 35 से किताबों अलग अलग किताबों में अलग अलग 45% तक का जो संसाधन था वो यहीं से मिलता था। दूसरा, बंगाल की स्थिति आप देख रहे हैं, यहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह, साउथ ईस्ट एशिया में भी फ्रांसीसी कंपनी वगैरह इस्टेब्लिशमेंट कर रही थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये भी सी रूट है, जहाँ देखिए सब सी है, और अगल बगल के क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ब्रिटिश कंपनी ने क्लाइव के नेतृत्व में इसको जीता है। तो ये इतना महत्वपूर्ण था। लेकिन बंगाल में मिलेगा क्या, क्या प्रॉब्लम होने जा रही है, ये देखते हैं। और इसकी शुरुआत होती है प्लासी के युद्ध के बाद। प्लासी का युद्ध हमने पिछली क्लास में इस पर डिस्कस किया था, जो 1757 में घटित हुई थी। तो उसके पीछे कारण क्या था? पहला कारण, जो सबसे बड़ा कारण था, वो है दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग। दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग। अब दस्तक प्रणाली है क्या, सीधा सीधा समझ ले। दस्तक प्रणाली एक व्यापार करने का आज्ञा पत्र होती थी जो कंपनी को मिली हुई थी, लेकिन इसका दुरुपयोग होने लगा। यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर भी गवर्नर जो भी थे, वहाँ के सैनिक और अधिकारी खूब दुरुपयोग करते थे इसका। और दूसरा काम था इसी दस्तक का व्यापारियों के हाथ, भारतीय व्यापारियों को भी बेचना था। यानी कि लगान में कमी होने वाली है, यानी इनको पैसा राजा जो नवाब है उनको वहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा इस हिसाब से। तो ये बहुत बड़ा रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है कि नवाब सिराजुद्दौला के अगेंस्ट जो भी उनके दुश्मन हुआ करते थे, ये दुश्मन थे, उन सब का सहयोग करने लगी ब्रिटिश, क्योंकि शायद खुश नहीं रही होगी उनके साथ। और खुश इसलिए नहीं थी कि भाई दस्तक प्रणाली के जो दुरुपयोग, उस पर भी बहुत सारे जनता और जो भी अन्य व्यक्ति थे शिकायत भी किए, जिसका मतलब उसके अलावा फोर्ट विलियम का जो घेरेबंदी कर रखी थी कंपनी, उसका भी विरोध कर रहा है, उसका सरकार विरोध कर रही थी, उस राज्य विरोध कर रही, उसका भी कोई मतलब बात नहीं माना गया। चौथा कारण ये था कि मतभेद बढ़ता गया, और उनके खुद के यानी नवाब सिराजुद्दौला और उनके सहयोगी अमीर जाफ़र और राय दुर्लभ के बीच में भी समस्याएं थी, जो जाकर के अंग्रेज़ों से यानी कंपनी से, ब्रिटिश कंपनी से मिल लेती है। और ये सब मिल करके एक षड्यंत्र बनाया जाता है जो नवाब सिराजुद्दौला के अगेंस्ट होगा, और वो प्लासी के युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए प्लासी के युद्ध को राय दुर्लभ और मीर कासिम के जाफर के मिलने से विश्वासघात का एक युद्ध बन जाता है। और इसीलिए पूछा भी क्वेश्चन जाता है, क्या प्लासी का युद्ध एक विश्वासघात का युद्ध था या नहीं, जो भी। और इस प्लासी के युद्ध से बहुत बड़ा संसाधन मिलने वाला है, लगभग 2 करोड़ रुपए कंपनी को मिले। और उसके अलावा व्यक्तिगत पुरस्कार भी वहाँ के सैनिकों, क्लाइव को मिले। अब जब सैनिकों को मिलेंगे तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा, और वो बहुत उत्साह से अन्य युद्धों में भी भाग लेंगे। और इसी उत्साह का कारण है 1760 में जब हुई बांडीवास का युद्ध, ब्रिटिश वर्सेस फ्रांसीसी कंपनी। और फ्रांसीसी कंपनी अंतिम रूप से बाहर हो जाती। इन्हीं सब संसाधनों का उनके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज हो गए, और जिसकी वजह से और एक बेहतर रणनीति भी नहीं मिल पाई। इसीलिए कहा जाता भी, एक बहुत बड़ा कोट भी है, लाइन है मेरे जो सर ने कहा है, और इवन किताबों में किसी ने, बहुत बड़े इतिहासकार ने कहा है कि जो चाबी डुप्ले ने कर्नाटक में खोजनी चाहिए, वही चाबी यानी कि सफल, एक ऐसी चाबी जो राज्य को, कंपनी को एक बेहतर
रिसोर्सेज प्रदान कर पाए। वो चाबी उसने बंगाल में खोजी और वो सफल रहा, बहुत बड़ी बात थी। और उसके अलावा एक घटना ऐसी भी हो जाती है कि फ्रांसीसी दोबारा क्या मतलब डेवलपमेंट में आ जाते हैं। वो घटना थी चंद्रनगर पर कब्जा करना। एक उड़ीसा का क्षेत्र था, उसमें उन्होंने कब्जा कर लिया और ब्रिटिश कंपनी इससे थोड़ी सी बिफर गई और प्लासी के युद्ध से जो प्राप्त संसाधन थे उसके बाद फ्रांसीसियों पर हमला करती है और 1760 में अंतिम रूप से फ्रांसीसी कंपनी को बाहर कर देती है और केवल अकेला खिलाड़ी इस मैदान पे खेलेगा। उसी के गेंदबाज होंगे, उसी के बल्लेबाज होंगे, उसी के अंपायर होंगे, सब कुछ उसी के हिसाब से अब चलेगा। तो इसलिए प्लासी का युद्ध विश्वासघात का युद्ध भी कहा जाता है। तो चलते हम नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट बिंदुओं पर ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट बिंदु में क्या होने जा रहा है, तो अब जो नया नवाब आने वाला है उसका नाम है मीर कासिम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना एक और होगी जो इसने किया, यही वही मीर कासिम है जो मिला हुआ था, ठीक है। मीर जाफ़र के बाद जो मीर कासिम आने वाला है, मीर जाफ़र। अब मीर कासिम एक बहुत ही शायद समझदार निकला। उसने सबसे पहले मुर्शिदाबाद और फिर जो अपनी राजधानी थी उसको हटा करके मुंगेर कर दिया, मुंगेर यानी बिहार का मुंगेर। और उसने वहाँ पे एक फैक्ट्री भी लगाई, गन फैक्ट्री, जो आज भी संचालित है, यानी आज भी चल रही है वो गन फैक्ट्री जो थी। तो उसके अलावा उसने बहुत अच्छा काम ये इसकी मतलब एक है कि मतलब गन फैक्ट्री की स्थापना, ये इसके कुछ अचीवमेंट भी हैं। और एक रणनीति भी देखने को मिली कि कैसे यूरोपीय लोगों से भी मिल करके उन्हीं के खिलाफ काम करे, यानी यूरोपीय से मिल करके एक बेहतरीन संगठन भी का निर्माण कराया मिलकर। यानी इसने एक योजना भी बता दी, यानी आगे के जनरेशन के लिए एक योजना भी बता दी कि कैसे काम आगे करना है। यूरोपीय भी मदद कर सकते हैं। तो यूरोपीय का मतलब जरूरी नहीं कि वो ब्रिटिश है, यूरोपियन मतलब यूरोपीय यानी मतलब वाइट व्यक्ति। दस्तक प्रणाली फिर से चल ही रही थी, अब दोबारा दस्तक का इसने भी विरोध किया। अब दस्तक का जैसे ही विरोध हुआ, लिंक हिस्ट्री तब भी पढ़ेंगे जब लिंक पता हो, एक दूसरे से कैसे लिंक करेंगे। मैंने देखा कि मैंने उधर पहले ही पढ़ा दिया 1760 में बांडीवास वगैरह युद्ध, लेकिन लिंक कैसे बना जब 1757 के युद्ध आएगा, वहाँ से संसाधन मिले तभी वहाँ पे अगला युद्ध हुआ। और 1760 के बाद 1761 में पानीपत गई। अभी देखना इस युद्ध के बाद दस्तक का जब ऐसे विरोध होगा तो तुरंत एक और युद्ध होने जा रहा है, उसका नाम है बक्सर का युद्ध। ये सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है, ये भी बिहार का क्षेत्र है। 1764 में, यानी 1760 के बाद ब्रिटिश कंपनी एकदम अकेली मतलब राजा की तरफ काम करना स्टार्ट भी कर दी थी और लगभग जो विरोध कर रहा था उसके अगेंस्ट युद्ध करो और उसको हराओ और छीन लो। 1761 में इसको मतलब पूरी तरह से एक और अन्य ताकत प्रदान कर दी, यानी कि अब दिल्ली पे कोई नहीं जा रहा है बैठने, यानी ये दिल्ली खाली है, राजनीतिक शून्य की स्थिति है। और वो अगला कौन निकल के आने वाला है, वो कंपनी है जो दिल्ली पर कब्जा करेगी। अब देख ही लगे लुटियंस वगैरह, ये एरिया जो दिल्ली कनॉट प्लेस वगैरह उन्हीं का बनाया हुआ है। राष्ट्रपति भवन, वायसराय हाउस था उसको राष्ट्रपति भवन में, तो ये सब अब करने का काम भी करेंगे। ये सब एक दो चार पाँच काम है जो कंस्ट्रक्शन वगैरह का जो उन्होंने किया। आई अप्रिशिएट दैट वर्क कि उन्होंने रेलवे को इस्टेब्लिश किया वगैरह, ठीक है। लेकिन 80 to 90% मेरे हिसाब से ब्रिटेन ने पूरी तरह से भारत को उस लायक ही नहीं छोड़ा। तो आई थिंक कहीं ये भी कहा जाता है कि हम लोग भी डेवलप कर ही लेते और आज डेवलप कर ही रहे हैं। और इवन हम वी कैन मेक बेटर सॉफ्टवेयर देन यूके, और हमारी मांग बहुत अच्छा है, तो हम लोग बहुत ही अच्छे मतलब काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोग ऐसा कर सकते थे उस टाइम भी। तो एक ये आप मतलब ये बहुत ही एक्सपेंडिंग नेचर है हिस्ट्री का, आप कहीं से भी व्यूज़ अपना दे सकते हैं और उस पर पूरी तरह से चर्चा भी कर सकते हैं। तो कुछ क्या था,
और इस युद्ध का क्यों महत्व बढ़ने वाला है, अब इस पे एक विस्तृत चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। तो पहले इसको हटा देता हूँ। बक्सर के युद्ध क्यों उतना इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, इसका रीज़न है कि इसमें एक नहीं 3 लोग शामिल होने वाले थे। यानी कि बक्सर के युद्ध में कौन कौन सा साथ था, किसके अगेंस्ट लड़ा गया वर्सेस कंपनी, यानी ब्रिटिश कंपनी की बात हो रही है। तो यहाँ पे बंगाल का नवाब प्लस अवध का नवाब प्लस दिल्ली सुल्तान एक साथ मिलकर के कंपनी से युद्ध करेंगे। सुजाउद्दौला ये, फिर इधर मीर कासिम थे ही, और अवध के नवाब भी मित्रतावश आ गए थे युद्ध में। और इस युद्ध में आपको ध्यान ये रखना है कि ये कंपनी जीत जाती है, मतलब रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल उसने किया यहाँ पे बखूबी किया। कहते हैं, कहावत भी है कि जब भी समय मौका मिले तभी अपने आप को साबित करने का, जब भी मौका मिले तो ज़रूर करना चाहिए। तो कंपनी के पास, कंपनी ने सोचा कोई भी आ जाए, और वो कॉन्फिडेंस देखने की बात है कि मतलब 3 लोगों को, जिनके पास अच्छी अच्छी सेनाएं हैं, मतलब बहुत सारा, लेकिन क्या है, वही पुरानी पद्धति। अब कोई आज के टाइम में बंदूकधारी और इधर लठ वाला, अब लठ वाला थोड़ी ना उसको मार पाए, यहीं से मार के ख़त्म कर देगा, फट ख़त्म। अब आदमी देखता रह जाएगा कि भाई आके मार दूंगा लाठी से, यहीं से गोली मारा, ख़त्म, सब खेल ख़त्म। इतने का ही तो खेल है। तो ये बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है। और ये इस युद्ध में हारने के बाद एक संधि होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट संधि है, उसको बोलते हैं इलाहाबाद की संधि 1765 में। अब इस संधि ने कंपनी को बहुत सारे एक साथ अधिकार ऐसे दे दिए जो अभी तक कंपनी के पास कहीं भी मौजूद नहीं था। इलाहाबाद की संधि होती है 1765, और ये इसको यहाँ से 1761 मैंने लिखा था ना, अब यहाँ से तो कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि सब मराठे हार ही चुके थे और अहमद शाह अब्दाली वापस जा चुका था। तो 1765 हमारे लिए अब तो कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि स्ट्रेटजाइज कितने बेहतरीन स्ट्रेटजी वगैरह बनाते थे ब्रिटिश। हम लोग आपस में पहले बटे हुए हैं, हमारे पास एक्चुअली हमारा मतलब बहुत ही स्वतंत्र विचार के हम लोग हैं। आज का भी माहौल मतलब थोड़ा सा ख़राब भी हो रखा है, तो स्वतंत्र विचारों में बहुत सारी चीज़ें, अभी बहुत सारे लोग हैं हिंदू एक नहीं है, मुस्लिम से एक हैं, ये सब मतलब एक बात है एक्चुअली। लेकिन अपनी परंपरा को जो बचा, क्योंकि हम लोग कल्चरली मतलब डाइवर्सिफाइड है बहुत सारा, तो हमारा बहुत ही मैच या मेल नहीं खा पाता। अब जिस तरह से हम लोग एंशियंट टाइम में हम लोग एक थे, और उसमें अंग्रेज इतनी बड़ी रोल निभा के चले गए, जिसकी वजह से हमारा मतलब सेकुलरिज्म का जो थॉट है ना, वो धरा का धरा रह जाता है कभी कभी। लेकिन आई थिंक लोगों के भी पर्सपेक्टिव से भी देखें तो वी आर ए सेकुलर कंट्री, और सेकुलर बाई रिलीजन कि मतलब हम रिलीजन धर्म को अपना एक्चुअली इनहेरेंट है, और वो ख़त्म नहीं होने लगा। मेरा ये एकदम मतलब पर्सनल व्यू है, आप लोग भी अपना व्यू देना कि मतलब रिलीजन जो है, कोई भी व्यक्ति हो, आई थिंक अगर वो अपने आप को एथिस्ट समझता हो और ईश्वरवादी समझता हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने कल्चर से, अपने लैंग्वेज से इस तरह से जुड़ा हुआ है कि वो उससे मतलब बाहर नहीं जाना चाहता, या एक अंदर का विरोधाभास जरूर रहेगा दूसरे के प्रति, और वो रहता है। लेकिन ओवरऑल देखे जाएगा तो वी आर यूनाइट, मतलब हम लोग एक हैं। तो चलते हैं इलाहाबाद की संधि। इसमें भी रॉबर्ट क्लाइव का बहुत बड़ा योगदान देखा, वही मतलब बंगाल में खोजी और चाबी मिली, इलाहाबाद की संधि 80, इलाहाबाद ट्रीटी 1765। अब ये इस समय क्लाइव था, लॉर्ड क्लाइव जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है। देख, अब अवध की कंपनी भी हारी थी, उसने भी हर्जाने के रूप में 5 लाख देना स्वीकार किया। दिल्ली के जो सुल्तान थे यानी कि सुजाउद्दौला साहब, वो भी सुजाउद्दौला आई थिंक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे,
शाह आलम द्वितीय थे मुगल बादशाह, वो भी मतलब एक बड़ी राशि लगभग आसपास। दूसरी तरफ कंपनी द्वारा मुगल बादशाह आलम को अपनी मतलब चमचागिरी करने के लिए उनको कुछ क्षेत्र, बादशाह शाह आलम को कड़ा का क्षेत्र और कुछ पैसे दे दिए, ताकि ये चमचागिरी करते रहेंगे हमारी, मतलब जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं याद दिलाएंगे, देखिए इलाहाबाद की संधि हुई थी, और ऐसा करेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं, फिर से वही कोड़े 1000 कोड़े डालेंगे, अपने आप फिर निकल आएंगे। तो ठीक उसी तरह यह हुआ। अब उसके अलावा शाह आलम ने क्या दिया उसके बदले, जो दिया वो इतना इम्पोर्टेंट है, यानी कि बंगाल की दीवानी ही दे दी। यानी अब जब व्यापार करेंगे तो खुल कर करेंगे, अब कोई रोक टोक नहीं होगा, यानी कि मामला सब कुछ कंपनी के हाथ में चला गया। मान लीजिए आपके घर की बुजुर्ग हैं, बुढ़े लोग हैं, मान लीजिए वो, और वो चाबी किसी तरह आपको मिल जाती है उस आर्थिक वित्तीय चीज़ों की, और बुजुर्ग हैं, क्या कर लेंगे, आप डांट भी देंगे या फिर कुछ हो जाएगा, और बाकी सब लोग आपके अंडर में, आपसे सब बात मानने लगे, तो वो बुजुर्ग कितना कर लेगा। तो ठीक उसी तरह वहाँ पे होने जा रहा है। और बंगाल की दीवानी यहीं से द्वैध शासन का प्रारंभ भी शुरू हो गया। बंगाल की दीवानी और प्लस द्वैध शासन। द्वैध शासन अभी हम समझाएंगे आपको। द्वैध शासन मतलब दोहरी सरकार, ठीक है। प्रशासन का जो काम होगा वो देखेगी, और जो वित्तीय चीज़ें हैं वो बंगाल की कंपनी देखेगी। और कंपनी ने अभी भी मतलब हल्का सा सबको लॉलीपॉप पकड़ा रखा है, भाई चूसते रहिए, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम वापस आपसे निकलवा लेंगे। तो ठीक वही काम करने जा रही है। अब देखेंगे कि इससे इनका लाभ क्या है, महत्व कितना है। तो महत्व के बारे में समझते हैं कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है। महत्व देखें, एक्चुअली शायद क्लास बहुत छोटा हो रहा है और बहुत ऐसा लगता है जैसे लेट लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, और बहुत तेज़ी से ख़त्म होगा। महत्व क्या है, बक्सर के युद्ध का महत्व क्या है, तो देखते हैं। कहा गया है प्लासी के युद्ध की पुष्टि बक्सर के युद्ध ने कर दी, क्योंकि प्लासी का युद्ध तो एक विश्वासघात, मतलब पहले से रचा रचाया खेल था, लेकिन कंपनी की असली ताकत कहाँ देखने में मिली, बक्सर के युद्ध में। यानी बक्सर के युद्ध में कंपनी अपने दम पर लड़ी और जीती, और बंगाल की दीवानी भी प्राप्त की। तो अब बंगाल की दीवानी प्राप्त होने के बाद, यानी कि अब मैंने बताया 50% ऐसे संसाधनों पर उसका कब्जा है, यहाँ से वो कुछ भी करने को तैयार, कुछ भी कर सकती है। और यहाँ ही से अब जाएगा अब संसाधन लंदन को, और लंदन की जो इमारतें हैं जो अब चमकती हुई दिखती हैं वो बन स्टार्ट होंगी। तो उसके अलावा उसका मतलब उसको 50% अब समझे संसाधन मिल गया। इसका ब्रिटिश कंपनी की सैन्य श्रेष्ठता भी साबित हुई, यानी ब्रिटिश कंपनी की जो सैन्य ताकत है वो भी प्रूफ हो गई कि कितनी महत्वपूर्ण है, यानी कितनी ताकतवर है। इससे और भी अन्य जो पंगा लेने की भी कोशिश करेंगे तो एक बार इस चीज़ को देखेंगे। तीसरा है, अब आपको पता है कि 3 लोग इसमें शामिल थे। दिल्ली भी अब कब्जे में, दिल्ली को भी लॉलीपॉप मिला हुआ है, अवध को भी, और बंगाल तो आ ही गया। ऐसे ऐसे क्षेत्र, यानी लगभग उसके पास 3 ऐसे क्षेत्र जो बहुत ही महत्वपूर्ण उस समय के क्षेत्र थे, उसके कब्जे में। अब तीनों जगह अपने खुल करके शोषण करना स्टार्ट करेगी। चौथा वही, यानी कि चौथा सबसे बंगाल की सबसे बढ़कर बंगाल की उसको दीवानी मिल गई। यानी बंगाल देखिए क्षेत्र क्या, असम भगवान, अब यही दीवानी उसको बहुत उत्साह करके, नील खेती, चाय की खेती, ये सब कुछ अब आने वाला है। बंगाल की दीवानी मिल गई। अब आप समझ ही रहे हैं दीवानी का मतलब मिलने का रीज़न। तो चलते हैं आगे वाले टॉपिक की तरफ। उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं जो इसको कंपनी के गिफ्ट किया, क्लाइव के बारे में। क्लाइव एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था। आपको समझ कि कितनी उसकी प्रशासनिक क्षमता बहुत ही बेहतरीन थी। आपको मैंने बताया भी कितने महत्वपूर्ण एयरपोर्ट वगैरह जो ये थे बहुत ही कमाल के थे। क्लाइव ने कैसे इस चीज़ को
अचीव किया, देखते हैं। एक तो एक बेहतरीन रणनीतिकार था ये, यानी कि रणनीतिकार था। अब मैंने बताया कि रणनीतिकार, एक शानदार रणनीतिकार, इसने भारतीय राज्यों के आपसी संघर्ष से बहुत ही लाभ उठाया। भारतीय आप राज्यों के आपसी संघर्ष का पूरी तरह से लाभ उठाया। बहुत अच्छे स्तर पर उठाया आपसी संघर्ष का। देख ही सकते हैं कि मतलब सिजाउद्दौला वगैरह वगैरह को हराना, फ्रांसीसी कंपनी को बाहर करना, ये सब काम क्लाइव कर रहा है। और क्लाइव बंगाल से साउथ की तरफ गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। मतलब उसको जाने में थोड़ा समय लगा, तो कितना बड़ा रणनीतिकार था। दूसरा पॉइंट जो प्रशासनिक, यानी दूसरा पॉइंट जो भारतीय लोग थे सेना में शामिल थे, जो यूरोपीय सेना में जिनको शामिल किया गया था, और ज़्यादातर वो अभी उच्च क्लास के भी लोग थे और निम्न क्लास के, उस समय जो क्लास के हिसाब पे मैं बता रहा हूँ, तो उनको पश्चिम का जो मॉडल था, यानी कि बंदूक कैसे चलाना है, कैसे आगे बढ़ना है, एक्शन कैसे लेना है, उस हिसाब से यानी पश्चिमी मॉडल पर उनको प्रशिक्षण प्रदान किया और ट्रेनिंग दी, ताकि वो ब्रिटिश कंपनी को और एक अच्छी सैन्य व्यवस्था यानी कुशल सैनिक प्रदान कर सके। तो उसने मतलब पश्चिमी मॉडल पर सैन्य प्रशिक्षण कराया भारतीयों को, इसलिए वो सफल रहा। क्लाइव क्यों सफल रहा, और ये आंसर इसका भी हो सकता है क्यों डुप्ले फेल हुआ, ये भी क्यों सफल रहा, ये क्वेश्चन है। तीसरा पॉइंट था उस समय, इसमें एक्चुअली पॉइंट के इतर भी चीज़ें हैं, जैसे उस समय बुलियनवाद का टाइम चल रहा था, यानी सोना चांदी के आधार पर। यानी उस समय बुलियनवाद में ये समस्या थी कि अब ब्रिटिश और अमेरिका वगैरह ये सब आपस में अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रतिस्पर्धा में भी आ गए थे। प्रतिस्पर्धा का मतलब कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है वित्तीय रूप से कितना, तो वो जब वहाँ से सामान वगैरह आता था, गोल्ड चांदी वगैरह इंडिया में, जिसके आधार पर जो वस्तु खरीदते थे, उससे उनको महंगा पड़ने लगा और उनका पैसा बिल्कुल घटने लगा, और यानी उनका रिजर्व खाली होने लगा। और यानी अब उस समस्या का जो हल है वो बंगाल की दीवानी प्राप्त होने के बाद हो जाती है। यानी अब ब्रिटिश सब यहीं के ही पैसे से, यहीं के चीज़ों से ही भारत का ही सामान, हमारे ही पैसों से हमारा सामान खरीदेंगे और उसको भेजेंगे, यानी कि दोहरा लाभ होने वाला। यानी उनका पैसा बचेगा, ऊपर से हमारा ही सामान रहेगा और हमारे ही कारीगर भी रहेंगे, सब कुछ बनाएंगे भी, और रॉ मटेरियल तो भेजते ही भेजेंगे। तो बंगाल की दीवानी प्राप्त कर कंपनी की निवेश की, यानी समस्या का समाधान कर दिया, कंपनी की निवेश की समस्या सुलझा दी, निवेश की समस्या सुलझा दी। तो ये बहुत बड़ा योगदान है क्लाइव का कंपनी को भारत में इस्टेब्लिश करने का। और आपको ये अगर ये लगे क्यों सफल रहा और डुप्ले क्यों नहीं सफल रहा, तो ये पॉइंट बिल्कुल बनता है। हालांकि थोड़ा बहुत उसमें बहुत अच्छा स्ट्रेटेजाइज था, यानी डुप्ले ने चंडीगढ़ वगैरह पे इन सब चीज़ों को, फ्रांसीसी कंपनी कई जगहों पे अपना स्थापना किया, तो डुप्ले ने बहुत योगदान दिया। लेकिन डुप्ले वो दूरदृष्टि करता नहीं था, जबकि क्लाइव एक दूरदर्शी था, यानी कि दूर की चीज़ों को देख रहा था, वो बहुत दूर की सोच रहा था, और जो उसका सही हुआ दूर का देखना। और भारत में लगभग 1947 तक ये कंपनी इस्टेब्लिश रही, और आप देख ही सकते हैं मतलब कंपनी ने कितने मतलब बुरे स्तर पर शोषण किया। अब जिस टॉपिक पर हम आएंगे वो क्लास 5 में होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। अब जब इस्टेब्लिश हो गए तो उसके आगे तो हम इस पे ही यहाँ चर्चा समाप्त करते हैं और इस क्लास का एंडिंग करते हैं, और उस टॉपिक का नाम है उपनिवेशवाद को शुरू करेंगे। और क्लास 5 जो होगा उपनिवेशवाद होगा, और उसके बीच में अभी क्लास इससे आने से पहले जो ग्रेट इंडियन पर्सनालिटीज़ का जो सीरीज चल रहा था, उसमें अब मैं कबीर के बारे में लाने वाला हूँ। और तो चलते हैं, मिलेंगे अब कुछ समय बाद। तो थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें और शेयर करें,
और भी मैं वीडियोज़, ये फ्री होता ही है, हम मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, सब लोग अपने ही सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए होते हैं। आई थिंक आप लोग मेरा सहयोग करें और मैं आगे और प्रेरित हूँ अच्छे से और बनाने की। मेरे पढ़ाने में भी जो कमियाँ वगैरह हैं वो सब आप बता सकते हैं, बिल्कुल ओपन है। तो थैंक यू वेरी मच।